अगर आप भी एक अच्छी फिजिक बिल्ड करना चाहते हैं तो आज मैं आपको जो ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप उन्हें अच्छे से समझ गए और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए अपनी ट्रेनिंग में, तो जो भी आपकी गोल फिजिक है आप उसको बहुत कम समय में अचीव कर पाएंगे। और इन्हीं प्रिंसिपल्स पे अप्लाई करके मैंने अपनी फिजिक को पिछले कुछ सालों में काफी इम्प्रूव कर पाया है। और इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर एरिक हेम्स ने मसल एंड स्ट्रेंथ पिरामिड बुक लिखी हुई है। तो इसको मैं आपको पिरामिड्स के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप इसको और डेप्थ में समझना चाहते हैं तो जाके उस बुक को भी रीड कर सकते हैं, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको। ऑनलाइन आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और मैं उसका जो स्क्रीनशॉट है या इमेज है वो मैं अभी वीडियो में लगा दूंगा, जिससे कि आप बुक को पहचान भी पाएंगे। तो जो पिरामिड है वो ऐसे डिवाइड है कि जो सबसे उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नीचे है, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे करके 6 पार्ट में उसको डिवाइड करा गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेस से। अब जो हमारा बेस है वो मुझे लगता है कि मसल एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का क्या, हर एक किसी भी चीज का बेस होगा, जिसे कि हम एडहिरेंस कहते हैं। हो सकता है मैं इसको कुछ गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट आप समझ लीजिए एडहिरेंस मतलब कि जैसे कंसिस्टेंसी हम जिसे कहते हैं कि मोस्टली लोग जैसे कुछ पुराने व्यूअर्स होंगे तो उन्हें पता होगा मेरा खुद का जिम है। और जिनको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि मेरा काफी साल से खुद का जिम है और मैं इसी लाइन में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। तो जो सबसे पहले दिक्कत आती है वो कंसिस्टेंसी को लेके आती है, क्योंकि 100 में से मैं ये कह सकता हूँ 80 लोग तो एक साल भी जिम नहीं करते। और उसमें से भी जो करते हैं, तो मान लीजिए अब उन्होंने कोई फैट लॉस फेज स्टार्ट करा तो उसे बीच में छोड़ दिया। कोई ट्रेनिंग स्प्लिट स्टार्ट करा तो फिर उसके बीच में कहीं और से कोई ट्रेनिंग स्प्लिट सुन लिया तो फिर वो चालू कर दिया। आज ये मूवमेंट सिलेक्ट करी करने के लिए तो 15-20 दिन लगाने का कुछ और सिलेक्ट कर लिया। तो ये जो सबसे बड़ी गलती है कि आप अगर किसी भी चीज पे टिकेंगे नहीं तो आप उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और आपके पास ना तो ये डेटा होगा कि क्या वो मूवमेंट या वो एक्सरसाइज या वो फेज या वो ट्रेनिंग स्प्लिट जो भी एक्सरसाइज चीज है, क्या वो मेरे लिए सही थी या मेरे लिए गलत थी। तो आप रैंडमली ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट ये रैंडम ट्रेनिंग शुरू में तो चल सकती है क्योंकि आप बिगनर हैं, अभी आप कुछ भी करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। बट ये कि एक टाइम बाद जब प्लेटो हिट हो जाएगा फिर आपको लगेगा कि आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपको हर एक चीज में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। चाहे अपनी डाइट में, आप अगर बिगनर वाले फेज से आगे निकल रहे हैं तो अब आप चाहे कोई ट्रेनिंग स्पीड फॉलो कर रहे हैं, कोई आपने एक्सरसाइज सेलेक्ट करी अपने लिए, कोई वॉल्यूम का पैरामीटर रखा अपने लिए, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी ही रखनी पड़ेंगी। तो ये सबसे बेस पॉइंट है इस पिरामिड का। तो ये पहली चीज जो आपको मैं चाहूंगा कि आपको बिल्कुल हमेशा याद रहनी चाहिए कि आप अपने स्लिप में कंसिस्टेंट हो, आप अपने न्यूट्रिशन में कंसिस्टेंट हो और अपनी ट्रेनिंग में जो भी आप चूज करें उस पर कंसिस्टेंट रहें, ताकि आप आगे के फैसले ले पाए अपनी ट्रेनिंग से रिलेटेड। और अब बढ़ते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है हमारा वॉल्यूम, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। तो ये 3 वर्ड है, इसमें मुझे लगता है कि आपकी सारी ट्रेनिंग आ जाएगी। और अगर आपने इन तीनों वर्ड को मास्टर कर लिया तो आप ये मान लीजिए कि आपने लगभग 99% अपनी फिजिक बिल्ड कर ली, क्योंकि जो हमारे सारी चीजें हैं वो वॉल्यूम, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के अंदर ही आती हैं। इसी को मैं आज तक मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ और जो बढ़िया कोचेज होते हैं वो भी इसी को मैनेज करते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वॉल्यूम क्या चीज होती है। तो जैसे मैं अगर अपनी चेस्ट पे 10 सेट लगाता हूँ पूरे वीक में, और मैं जितने वेट के जितने रैप लगाता हूँ और जितने सेट हो गए, तो उनको ओवरऑल मल्टीप्लाई करके जो भी टोटल वॉल्यूम निकली, मतलब कि मैंने टोटल अगर 4,000 किलो वेट लिफ्ट करा, 3,000 किलो, तो जो भी उसका आउटकम निकला उसको मैं जनरली हम ऐसे लिख लेते हैं कि हमने इतनी वॉल्यूम परफॉर्म करी, मतलब इतना टोटल वेट मैंने लिफ्ट करा। अब ये कि इसमें और भी ज्यादा पैरामीटर होते हैं नापने के, बट बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि मैंने कितने सेट परफॉर्म करे, कितने रैप परफॉर्म करे, बस। तो अभी हमारा वॉल्यूम हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम इंटेंसिटी पे, कि हम जो ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या फेलियर तक है या बियॉन्ड फेलियर है या शाय फ्रॉम फेलियर है, मतलब कि मैंने फेलियर से 2-3 रैप पहले ही रख दिया, या बिल्कुल मैंने फेलियर तक ट्रेन करा, या मैं बियॉन्ड फेलियर जैसे ड्रॉप सेट वाली टेक्निक हो गई, या उसके बाद कुछ अलग अलग टेक्निक्स हो गई जिसमें मैं असिस्टेड रैप्स किसी की हेल्प के थ्रू कर रहा हूँ, या मैं रेस्ट पॉज सेट्स कर रहा हूँ। तो ये डिसाइड करते हैं हमारी इंटेंसिटी को, कि आप कितना इंटेंस ट्रेन कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हैं। और तीसरी चीज है फ्रीक्वेंसी, कि अगर आप कोई मसल ग्रुप को मंडे को ट्रेन कर रहे हैं तो आप उसको दोबारा, जैसे अगर वेडनेसडे को ट्रेन करते हैं फिर फ्राइडे को, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उस मसल ग्रुप की, कि मैंने उसको वीक में 3 बार ट्रेन करा या मैंने उसको वीक में 1 बार ट्रेन करा। और ऐसी सेम फ्रीक्वेंसी होती है कि मैं जो एक्सरसाइज करता हूँ वीक में, जैसे मैं खुद वीक में अभी 5 दिन एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मैं वीक में जो मेरी वर्कआउट करने की फ्रीक्वेंसी है वो 5 दिन है। और हर एक मसल ग्रुप की उसमें फ्रीक्वेंसी अलग होगी।
तो इसी तरीके से आप जो वीक में कितना दिन ट्रेनिंग करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी वो होगी, और एक फ्रीक्वेंसी होगी आपके मसल ग्रुप की। अब इसी को मैनेज करने के लिए आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसी से एक अच्छा ट्रेनिंग स्प्लिट डिसाइड होता है, जिसके ऊपर की मैंने एक वीडियो बनाई है बेस्ट ट्रेनिंग स्प्लिट करके, जिसपे थंबनेल लगा होगा। तो अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जो स्प्लिट वाला जो किसी के भी दिमाग में क्वेश्चन होता है, जैसे कि मैं जिम में जाता हूँ तो मुझसे सब स्प्लिट के बारे में पूछते रहते हैं, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आप अपनी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी, वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी को मैनेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका एक अच्छा स्प्लिट बन सकता है। बाकी मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ कि किसी भी स्प्लिट में इन तीनों चीजों को आप हायर साइड नहीं रख सकते। इनमें से या तो आपकी वॉल्यूम लो होगी और इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी हाई होगी, या आपकी वॉल्यूम हाई होगी तो आपकी इंटेंसिटी लो होगी और फ्रीक्वेंसी हाई होगी, या फिर आपकी जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो वॉल्यूम लो की तरफ होगी। मतलब कुल मिला के ये कि अगर आपके 3 पॉइंट हैं तो 3 में से आपका एक लोअर साइड होगा और 2 हायर साइड होंगे। बाकी आप चाहें तो ट्रेनिंग स्प्लिट वाली वीडियो देख लीजिए, आपको टोटल क्लियरिटी मिल जाएगी इस चीज पे। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारा प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन का मतलब है कि अगर आप अपनी वॉल्यूम, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को ठीक से मैनेज कर पा रहे हैं और अच्छा स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी बॉडी उससे रिकवर कर पा रही है, तो आपको प्रोग्रेशन देखने को मिलेगी अपनी मसल मास में और अपनी स्ट्रेंथ में। अब ये कि मसल मास को आप इतना इजीली आंखों से नाप नहीं सकते, बट स्ट्रेंथ का आउटकम को नापा जा सकता है, क्योंकि अगर आप नोट कर रहे होंगे अपनी ट्रेनिंग को तो आपको पता होगा कि आप धीरे धीरे करके आपकी स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ जा रही है। अब मुझे लगता है प्रोग्रेशन को लेके जो मिसकॉन्सेप्शन फैला हुआ है वो बहुत गलत है। तो जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आपकी बॉडी उससे रिकवर हो रही है तो वो प्रोग्रेस करेगी, उसका आउटकम होगा प्रोग्रेस करना। ना कि जैसा कि मैं जिम में देखता हूँ और मैंने ऑनलाइन देखा है, जैसा कि प्रमोट किया गया है कि लोग जबरदस्ती वेट बढ़ाने का और रैप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऐसे नहीं होता। प्रोग्रेशन का मतलब है कि हमने जो काम करा उसका आउटकम निकला कि अब हम प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। बट दिक्कत ये है कि ऑनलाइन इसको इस तरीके से प्रमोट किया गया है कि आप वीक टू वीक वेट ऐड कर लीजिए, आप कुछ रैप ऐड कर लीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, अगर मैं 80 किलो के 10 रैप बेंच पे परफॉर्म करता हूँ, और जैसा कि एक रैप आप वीक में ऐड करना चाहते हैं, तो अगर मैं एक रैप अपनी ट्रेनिंग में ऐड करूँ, तो आप ये मान लीजिए कि साल में 50 हफ्ते होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मैं 80 किलो के 10 रैप में 50 रैप ऐड कर सकता हूँ? या फिर अगर मैं 1 किलो वेट ऐड करना चाहूँ, जो कि मान लीजिए आधा आधा किलो की 2 प्लेट हर हफ्ते, सुनने में आपको बहुत मिनिमल लग रहा होगा, क्योंकि 2.5 किलो से नीचे या 1.25 किलो से नीचे प्लेट तो आपको इजीली जिम में अवेलेबल होगी भी नहीं। फिर भी मैं मान लेता हूँ कि मैं आधा आधा किलो की प्लेटें ऐड करके 1 kg वेट हर वीक बढ़ाना चाहता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि मैं 1 किलो हर हफ्ते बढ़ा सकता हूँ? क्योंकि मेरी बेंच तब भी 80 किलो से 40 से 50 किलो बढ़ जाएगी। तो आपको क्या देख के लगता है मैं 120-130 किलो के 10 रैप लगा पाऊंगा एक साल में? तो अब आपने अगर बैठ के थोड़ा सा सोचा होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक चीजें नहीं है। बस इसको इस तरीके से प्रमोट कर दिया कि सुनने में अच्छा लगता है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप हर वीक ट्राई टारगेट करिए कि ये एक रैप आप एक्स्ट्रा लगा पाए, आप 1 किलो वेट ऐड कर पाए। तो ऐसा नहीं होता है, ये तभी तक होता है जैसा कि मैंने अपनी प्रोग्रेसिव ओवरलोड वाली वीडियो में बताया हुआ है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं कि अगर आप बिलो एवरेज है या आपने बिल्कुल स्टार्ट किया है, तो आपको शुरू में 6 महीने साल भर इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप एक कंप्लीट बिगनर है और एवरेज से काफी नीचे है। तो हर हफ्ते हो सकता है आपकी रैप रेंज भी बढ़े और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़े। बट अगर वो ऐसे ही बढ़ती रही तो आप 3 से 4 साल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे किसी भी चीज में, और ऐसा होता नहीं रह सकता। तो आपकी ट्रेनिंग वॉल्यूम, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी अगर ठीक से चल रही है और आपकी बॉडी उससे रिकवर कर पा रही है, तो प्रोग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। इस चीज को आप डेप्थ में समझने के लिए, जैसा मैंने बताया, कि आप मेरी प्रोग्रेसिव ओवरलोड वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपने पिरामिड के नेक्स्ट पॉइंट पे, एक्सरसाइज सिलेक्शन पे। अब एक्सरसाइज सिलेक्शन डिपेंड करता है कि अगर आप बिगनर हैं तो आप किस तरीके की एक्सरसाइज सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको कितनी ट्रेनिंग वॉल्यूम की नीड है। तो बिगनर्स की इंटेंसिटी उतनी हाई नहीं होती, तो ज्यादा वॉल्यूम पे भी ट्रेन कर सकते हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे भी ट्रेन कर सकते हैं। बट ये है कि अब जो एक्सरसाइज सिलेक्शन में स्किल सेट मैटर करता है, क्योंकि अगर किसी बिगनर से बारबल रो लगाने को कहा जाए, ओवरहेड प्रेस बारबल पे लगाने को कहा जाए, या फिर स्टिफ लेग डेडलिफ्ट या रोमेनियन डेडलिफ्ट ऐसी मूवमेंट कही जाए, तो जाहिर सी बात है कोई भी बिगनर उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास एक बेटर स्किल सेट नहीं है। अभी अगर आप बिगनर है तो आप मशीन्स वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी उस पाथ को रीड कर पाए। जैसे अब मैं चेस्ट पे कोई प्रेस लगा रहा हूँ, तो डंबल से मशीन पे लगाना थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि उसका एक पाथ फिक्स है और आपकी बॉडी को उस पैटर्न की आदत नहीं है कि मसल
को इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा के काम करना है। तो पहले बॉडी को स्किल सेट सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए एक्सरसाइज सिलेक्शन अलग अलग मैटर करता है कि अगर आप बिगनर हैं तो उनके लिए क्या है, और अगर आप बिगनर से अब आगे बढ़ते हैं, जैसे आप अगर इंटरमीडिएट हैं या इंटरमीडिएट टू एडवांस है, जैसे कि मैं एडवांस कैटेगरी में हूँ। हालांकि मुझे मसल मास से नहीं लगता मैं एडवांस में हूँ, पर ये कि जितने सालों से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मुझे लगता है मैं एक एडवांस वाली कैटेगरी में आ गया हूँ। एक्सरसाइज सिलेक्शन जो मेरे लिए है वो अब डिपेंड करेगा इन चीजों पे कि मेरी जो वॉल्यूम, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि अब अगर आप एक इंटरमीडिएट है तो आपको कुछ बॉडी पार्ट ऐसे होंगे जो आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ट्रेनिंग पे, और कुछ बॉडी पार्ट ऐसे होंगे जो आपको लगने लगेगा कि लैग कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक्सरसाइज सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। अब उन एक्सरसाइज का सिलेक्शन आप ऐसे ही कर पाएंगे, ये नहीं कि आप किसी को भी देख के एक्सरसाइज परफॉर्म करने लग रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी की रिकवरी कैपेबिलिटी क्या है। जो मैंने आपको बताया कि पिरामिड का सेकंड वाला पार्ट था, कि आपको पता है कि आप कितनी वॉल्यूम से रिकवर कर सकते हैं, या आप कितना इंटेंस ट्रेन करते हैं, कितने फ्रीक्वेंसी पे। तो मान लीजिए कि जैसे आप बैक में 10 सेट से रिकवर कर सकते हैं, तो अब आपको अपने लेट्स पे ज्यादा ग्रोथ चाहिए, या अपने अपर बैक पे ग्रोथ चाहिए, या अपने रियर डेल्ट्स वाले पे, टेरेस मेजर पे, टेरेस माइनर पे, या लोअर बैक में। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वॉल्यूम, जो आपकी रिकवरी कैपेबिलिटी 10 सेट की, उसकी तरफ ज्यादा ड्राइव करनी पड़ेगी, ताकि आप उस एरिया को ज्यादा स्टिमुलस प्रोवाइड कर पाए। तो जो बिगनर वाला केस है उसमें स्किल सेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। वॉल्यूम, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी अभी शुरू में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। अगर आप इंटरमीडिएट में है या एडवांस वाले फेज में है, तो फिर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है रिकवरी की, और आपको कहाँ पे नीड है ग्रोथ की। या फिर आप जो मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए अगर मैं डेडलिफ्ट के 2 सेट को किसी और चीज के 2 सेट से कंपेयर करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। तो इसी हिसाब से एक्सरसाइज का सिलेक्शन भी उसी पे डिपेंड करता है। और क्या मेरी पास की कुछ इंजरी की हिस्ट्री रही है, जैसे कि मैं अभी मेरे एल्बो में बहुत महीनों से पेन है, और मैं डायरेक्ट ट्राइसेप्स ट्रेन नहीं कर सकता। तो मैं सिर्फ अपनी चेस्ट उस पर प्रेसिंग की मूवमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। तो जो स्टिमुलस मेरे ट्राइसेप्स को मिल पा रहा है वो सिर्फ मेरी चेस्ट की प्रेसिंग मूवमेंट के थ्रू ही मिल रहा है। मैं अलग से कोई भी ट्राइसेप्स ट्रेन नहीं कर रहा हूँ 5-6 महीने से, और उसी से लगभग मेरा साइज मेंटेन है ट्राइसेप्स का। ऐसे ही मैं फ्रंट डेल्ट की कोई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करता, या रियर डेल्ट्स की भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करता, या हैमस्ट्रिंग को बहुत ज्यादा ट्रेन नहीं करता। तो मैं अपनी जो ट्रेनिंग है उसको इस तरीके से डिजाइन कर रखा है कि जो मेरे वीक पार्ट है उनको मैं ज्यादा स्टिमुलस प्रोवाइड कर पाऊँ, ज्यादा वॉल्यूम प्रोवाइड कर पाऊँ, और बाकी जो चीजें हैं उनको मैं थोड़ा कम भी कर दूं तो अभी चल जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे फेज में हूँ। अब अगर मैं यही बिगनर होता और मेरे को इतनी चीजें समझ आ पाती, तो मैं इन्हीं सब चीजों को अच्छे से मैनेज करके और इम्प्रूव कर चुका होता तब तक। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि आप इन चीजों को अगर अच्छे से समझ गए, तो आप जो चीज मैंने 10-15 साल में कर पाई, आप उसको शायद 5 से 7 साल में ही कर लेंगे। और इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, हाउ मैंने एक्सरसाइज यूनिट करके। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें, तो आपको इस टॉपिक पे उसमें और भी ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको एक्सरसाइज वगैरह कैसे सिलेक्ट करनी है, और कितनी एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी चाहिए, और आप एक अच्छी प्रोग्रामिंग कैसे तैयार कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट पीरियड। अब रेस्ट पीरियड भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, आप एक बिगिनर हैं या एडवांस है। आप जो सेट परफॉर्म कर रहे हैं, अब वो लेग्स की मूवमेंट है या चेस्ट की या शोल्डर्स की मूवमेंट है, क्या वो कंपाउंड है या वो आइसोलेशन है। क्योंकि अगर आप ये मान लीजिए कि किसी में ज्यादा फोर्स क्रिएट हो रही है, कोई कंपाउंड मूवमेंट है, तो वो ज्यादा एनर्जी की डिमांड होगी उस पर, बशर्ते किसी और आइसोलेशन के मुकाबले। बट अगर वही कंपाउंड मूवमेंट कोई बिगनर कर रहा है, तो उसकी जो एनर्जी डिमांड है वो काफी कम होगी, क्योंकि वो इतनी इंटेंस ट्रेनिंग नहीं कर रहा होगा। कोई एडवांस है तो ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग होगी। तो ये सब चीजें वेरी करती हैं कि हमें कितना रेस्ट पीरियड चाहिए। और ओवरऑल जो रिसर्च भी कहती है वो ये कि आप अगर 2 से 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं वो काफी एडिक्वेट है, क्योंकि हमें वॉल्यूम एक्यूमुलेट करनी होती है अगर हम हाइपरट्रोफी बेस्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अगर आपकी बॉडी ज्यादा फटीग वाले स्टेट में होगी, तो आप ज्यादा वॉल्यूम एक्यूमुलेट इजीली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके जो मसल फाइबर है वो रिकवर नहीं कर पाएंगे और अच्छे से रिक्रूट नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको एक ठीक ठाक रेस्ट की नीड होगी। अब रेस्ट कैसा होता है वो इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी कैसी है। जैसे मैं अपनी ट्रेनिंग में वीक में 2 से 3 सेशन रनिंग के 10 से 15 मिनट के रखता हूँ, इसीलिए ताकि मेरी जो कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी है वो अच्छी बनी रहे। क्योंकि अगर मैंने कोई स्क्वाट का सेट परफॉर्म करा या डेडलिफ्ट का सेट परफॉर्म करा, तो जाहिर सी बात है कि मेरी ब्रीदिंग बहुत हैवी हो जाएगी। बट अगर मेरी कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी अच्छी है, तो जो मेरी सेट के बीच में रिकवरी करने की कैपेसिटी है वो काफी अच्छी रहेगी। क्योंकि मैं लोगों को ट्रेनिंग कराता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो स्क्वाट लगाने में
जो उनकी हालत होती है 8-10 रैप में, वो उनके क्वाड्स की वजह से नहीं, उनकी सांस की वजह से होती है। तो कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है अलग अलग मसल ग्रुप में, क्योंकि आप चेस्ट और शोल्डर तो ट्रेन कर पाएंगे क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई की नीड नहीं है उन्हें। बट अगर क्वाड्स जैसी बड़ी मूवमेंट या बैक जैसी बड़ी मूवमेंट को ट्रेन कर रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अब अगर आप कोई आइसोलेशन मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे बाइसेप्स कर्ल परफॉर्म कर रहे हैं, लेटरल रेजेस कर रहे हैं, रियर डेल्ट कर रहे हैं, या काव्स कर रहे हैं, तो आप 2 मिनट का रेस्ट भी ले सकते हैं, 1.5 मिनट भी ले सकते हैं। बट अगर आप डेडलिफ्ट जैसा वेरिएशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेग प्रेस लगा रहे हैं हैवी, और अगर कोई और ऐसी हैवी मूवमेंट है जैसे पुलअप्स वगैरह है वेटेड, तो आप इसमें 5 मिनट तक का भी रेस्ट ले सकते हैं। जनरली मैं भी ऐसा होता है कि हैवी सेट्स के बीच में 5-6 मिनट का भी रेस्ट ले लेता हूँ। अब कोई बहुत एडवांस लिफ्टर है, जैसे लैरी व्हील जैसा बंदा अगर डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहा है, तो वो तो 10-12 मिनट का रेस्ट भी ले सकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा इंटेंसिटी है उसकी बॉडी को अगर एक सेट के बीच में रिकवर करना होगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो आपको इससे समझ आ गया कि इंटेंसिटी बहुत मैटर करती है। अगर कोई पुराना बंदा है और वो हैवी लिफ्ट परफॉर्म कर रहा है, तो जो उसका रेस्ट पीरियड है वो हायर साइड हो सकता है। अब अगर आप कोई आइसोलेशन मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो और अगर आप एडवांस भी हैं, तो आप 2 से 3 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। बिगनर है तो 1.5 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। और अगर आपकी कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी बेटर होगी, आप रनिंग वगैरह थोड़ी बहुत करते रहेंगे, तो आप सेट्स के बीच में जो आपकी ब्रीदिंग वगैरह की दिक्कत होती है वो भी अच्छे से रिकवर हो पाएगी। तो आप इन सब पॉइंट को ध्यान रखें। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। बट जनरल जो गाइडलाइन है वो आप ये मान लीजिए कि 2 से 5 मिनट का रेस्ट पीरियड आप ले सकते हैं किसी भी सेट के बीच में, जैसी भी आपकी नीड फील हो। हमारे पिरामिड का लास्ट पॉइंट है, वो है टेम्पो। टेम्पो क्या होता है कि अगर आप कोई सेट परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें रैप लगा रहे हैं, तो जैसे कि अब अगर मैं डंबल कर्ल लगा रहा हूँ, तो मैं कितनी देर में हाथ को नीचे लेके आ रहा हूँ और कितनी देर में हाथ को ऊपर लेके जा रहा हूँ, इसे हम टेम्पो कह के काउंट करते हैं। मान लीजिए कि आप अगर 2 सेकंड में लोअर वाला पोर्शन नेगेटिव वाला ले जाते हैं, इसेंट्रिक वाला, और कंसेंट्रिक आप चाहें तो फास्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इजीली कंसेंट्रिक फास्ट होता नहीं है, क्योंकि उसके अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रही होती है। जो गलती सबसे ज्यादा होती है वो इसेंट्रिक फेज में होती है। वो या तो आप खुद भी करते होंगे, मैं भी कई बार अभी भी कर देता हूँ, और पहले तो बहुत ज्यादा करता रहा हूँ, और जिम में तो होते हुए देखता ही रहता हूँ। आप कोई मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें जो कंसेंट्रिक वाला फेस है, यानी कि जब आप वेट को उठा रहे हैं, तो तब आपकी फोर्स लग रही है, तो आप अपनी फोर्स के अकॉर्डिंग तब काम कर रहे हैं। बट जब वो वेट वापस जा रहा है, तो वो ग्रेविटी के थ्रू जा रहा है, और ग्रेविटी उस पर अपना काम कर रही है। तो आपको वो वेट नीचे लेके खुद जाना है, ना कि ग्रेविटी के हाथों में दे देना है और छोड़ देना है। जैसे कि अगर आप कोई लेटरल रेज लगा रहे हैं, आपने जैसे कि देखा होगा सबसे ज्यादा गलतियां इसी को होती हैं, तो आपने हाथ ऐसे उठाया, बट जब ये नीचे जा रहा है, तो आपको इसे नीचे लेके जाना है, ना कि डंबल तो नीचे अगर आपके हाथ में है, तो नीचे जाएगा ही। वैसे ही अब अगर आप जैसे ट्राइसेप्स पे पुश डाउन कर रहे हैं, तो जब वो वेट ऊपर आ रहा है तो वेट ऊपर आएगा, बट आपको उसे कंट्रोल करना है। ये सेम चीज आप अगर स्क्वाट लगा रहे हैं, आप बेंच प्रेस लगा रहे हैं, कोई भी मूवमेंट लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप 50% आपका फेस कंसेंट्रिक है और 50% इसेंट्रिक है। तो उसका जो लिफ्ट का कंट्रोल है वो खराब मत करिए, क्योंकि अगर आप मसल बिल्डिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो आपको बेटर कंट्रोल में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपका फोकस आपके कंट्रोल पे होना चाहिए। अब ये कंट्रोल कब बिगड़ता है, जब मैं जरूरत से ज्यादा वेट उठाने की कोशिश करता हूँ, और जो कि मैंने आपको बता दिया प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में, कि वो ऐसे आपको नहीं करना है कि आप जबरदस्ती वेट डाल के उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसका आउटकम सही आ रहा है, तो आप धीरे धीरे खुद ही स्ट्रांग होते जाएंगे और आपको वेट हल्का लगने लगेगा। उसके लिए आपको अपनी मूवमेंट पैटर्न बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है टेम्पो का, बट अगर आप इसको खराब कर देंगे तो ये बड़ा पॉइंट बन जाता है, क्योंकि आपका एग्जीक्यूशन बिगड़ गया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी कोई भी मूवमेंट को 2 से 3 सेकंड का तो रखिए ही, अपने लोअरिंग फेज को, क्योंकि 2 से 3 सेकंड अगर आप मैं आपको बोलूंगा, तो जाहिर सी बात है जब आप ट्रेन कर रहे होंगे तो आप उसे 2 से नीचे इस साइड ही ले जाएंगे। तो आपका फोकस, बाकी जैसे मैं 2 सेकंड का फोकस रखता हूँ, तो आप भी कम से कम 2 से 3 सेकंड का फोकस रखिए। और जो कंसेंट्रिक वाला फेज है वो तो वैसे ही डिफिकल्ट होता है, तो उसे करना इजी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे रैप जब फेलियर की तरफ बढ़ता है, तो वो और ज्यादा स्लो होता जाता है। क्योंकि हाइपरट्रोफी से रिलेटेड ट्रेनिंग को हमें अपनी मसल के थ्रू करना है, ना कि हमें सिर्फ वेट को ए टू बी पॉइंट मूव करना है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग में या पावर लिफ्टिंग में करना होता है। तो जो जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा फर्स्ट मोस्ट पॉइंट एडहिरेंस यानी कंसिस्टेंसी, दूसरा वॉल्यूम इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी, थर्ड हमारा प्रोग्रेशन, फिर एक्सरसाइज सिलेक्शन, और उसके बाद हमारा रेस्ट पीरियड और टेम्पो। ये पिरामिड्स के सारे पॉइंट है। तो अगर आप
इन 6 के 6 फैक्टरों को आपने अच्छे से अप्लाई कर लिया अपनी ट्रेनिंग में, तो आप ये मान लीजिए आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट अपनी फिजिक में देख सकते हैं। और अगर आपका इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या आपकी कोई और क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।